हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आगे के क्या लेकर के केमिस्ट्री लेकर के यानी कि रसायन शास्त्र। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आपको 15 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वो चाहता है कि यही प्रश्न आएगा, तो ध्यान रखेंगे यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो जरूर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका केमिस्ट्री है, तो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो इसको जरूर से आपको पढ़ कर ही जाना है। कैसे अब आ गए हैं तो पढ़ कर ही जाइएगा, हम तो आपको यही कहेंगे। और सबसे पहले शेयर करिए, आप लोग लाइक करके फटाफट शेयर करिए। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए हम जल्दी से बिना समय गवाए समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं आपको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सेल्फ स्टडी करना होगा, बहुत सारे जो चीज़ है वो करना होगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सब आपको हल करना है। समय तो बहुत कम बचा हुआ है, इतने समय में आपके पास प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। चलिए क्या करते हैं, इसको ज़्यादा नहीं 10 मिनट में आपको 15 प्रश्नों को फटाफट से हम समझा देंगे। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न केमिस्ट्री का, न्यूक्लियोसाइड से आप क्या समझते हैं? और आरएनए के 4 उपयोग को भी लिखना है आपको। न्यूक्लियोसाइड से आप क्या समझते हैं और आरएनए के 4 उपयोग को भी आपको लिखना है। तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक अम्ल के 2 मुख्य अवयव रखते हैं। कितने? न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के ही गुणक होते हैं, उससे 2 अवयव रखते हैं, अर्थात पेंटोज जो होती है वो शर्करा होती है और नाइट्रोजन जो होती है वो क्षार होती है। और आरएनए के उपयोग की बात करें, आरएनए के उपयोग, तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। किसका नियंत्रित करता है? प्रोटीन संश्लेषण को ये नियंत्रित करता है। और दूसरा, उत्प्रेरक की भांति ये कार्य करता है। जो उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप समझ लेंगे क्योंकि ये जरूरी है। तीसरा, यह विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है। और चौथा, यह आरएनए तथा डीएनए से संश्लेषित होता है। और अगला प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या करा है, ग्लाइकोजन क्या होता है तो तथा यह स्टार्च के किस प्रकार भिन्न है? ग्लाइकोजन क्या होता है तथा ये स्टार्च है वह किस प्रकार भिन्न है, तो बताना है। ग्लाइकोजन जो होता है वह जैव जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में ये संचय होता है। यह प्राणी स्टार्च भी कहलाता है क्योंकि यह संरचना में एमिलोपैक्टिन जैसा होता है। इसकी इकाई शाखित श्रृंखला दे देती है जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है, इसमें तोड़ देता है, यानी कि जो मिला जैसे आपको क्या करता है, जो चीनी या मिश्री होती है उसको पानी में कैसे तोड़ देते हैं, वैसे ही ग्लाइकोजन इस तथा फफूंदी में पाया था। कहाँ पाया था? ऑब्जेक्टिव में आएगा। ग्लाइकोजन कहाँ पाया था? तो वह फफूंदी में पाया था, ध्यान रखेंगे। दूसरी ओर स्टार्च होती है वो पॉलीसैकेराइड का मुख्य संचयी होता है। यह मनुष्य का भी प्रमुख भोजन। देखिए आप लोग बहुत सारे टीचर को देखता हूँ जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाते रहते हैं, लेकिन हम नहीं, हम आपको देखता हूँ ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम करवाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप ऐसे भी रट कर याद कर ही लेते हैं, लेकिन बचता है आपका सब्जेक्टिव, हम आपको वही करवाते हैं सब्जेक्टिव। और आगे देखिए, प्रमुख रूप से दाल, दलहन और सब्जियों में होता है। यह 2 अवयवों का बहुलक होता है। कितना अवयव का? 2 अवयवों का। एलिम्यूस तथा एमिलोपैक्टिन क्रमशः 15% व 85% होता है। कितना? ये 15% या कि 85% होता है। और जल में ये घुलनशील होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे ये तो आपका नया पेज हो गया। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आप। 3 नंबर प्रश्न देखिए, एस्पिरिन समूह की दवाएं हृदयघात को रोकने में क्यों सहायक होती है? जो एस्पिरिन समूह की जो दवाएं होती है वो हृदयघात को रोकने में क्यों सहायक होती है? तो बताना। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है वह एसिटाइल सैलिसिलिक होता है। क्या? एसिटाइल सैलिसिलिक इसका होता है ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम। और इसमें रक्त में थक्का बनाने की क्रिया को रोकने का भी गुण होता है। ये रक्त को थक्का बनाने का भी काम कर सकता है, जैसा कि रक्त का थक्का बनाने है दिल का दौरा का मुख्य कारण होता है। रक्त का थक्का जो नहीं बन पाता है और ये भी दिल का दौरा का कारण होता है। इसका मुख्य कार्य, इसका जो प्रमुख कार्य होता है रक्त को थक्का बनाने की, रोकना एवं खून को पतला रखना होता है। खून को या पतला रखना। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न के, निम्न के मोनोमर का नाम लिखिए। इन सब देखिए, ये जो इसके मोनोमर का नाम लिखना है, ये भी आपको आएगा 2 नंबर में। ये भी आपका एक जो इसको बनाइएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, इसको बनाएगा तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको मिलेगा एग्जाम में। तो नाइलोन और आपका ब्यूनाएस है। कैसे लिखेंगे? निम्न में मोनोमर का नाम लिखिए। इसी प्रकार से आता है प्रश्न, आप क्वेश्चन पेपर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर नाइलोन 6 का बात आएगा, नाइलोन 6 का, तो बताना है कि इसका नाम है एमिनोकैपोरिक अम्ल। इसका मोनोमर क्या नाम है? तो एमिनोकैपोरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। ब्यूनाएस, ब्यूनाएस का है 1,3 ब्यूटाडाइन एस्ट्राइन, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब है आपका 4 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका 5वां नंबर प्रश्न की, किस प्रति अम्ल का जो प्रयोग होता है, यानी कि किस प्रति अम्ल का उपयोग अवसाद ग्रस्त मलेशिया, ज्वर, पीड़ा के समय होता है? तो ये होता है, उत्तर देखिए, ये आपका नॉरएडिनिल और दूसरा क्यूनिन और तीसरा है मॉर्फिन। सब दर्द के रूप में इसका प्रयोग होता है। तीनों का जो प्रयोग है वह दर्द निवारक के ज़्यादा समय होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका ये
देखिए एक पास 6 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पीछे थोड़ा सा आइए। हाँ 5 नंबर है। अब आइए 6 नंबर प्रश्न है कि एथीन के बहुलकलन के लिए मुक्त मूलक क्रियाविधि लिखिए। एथीन के बहुलकलन के लिए मुक्त मूलक जो क्रियाविधि लिखना है, देख सकते हैं पूरा आपको चैट की तरफ दे दिए हुए हैं। बेंजोल पेरोक्साइड की उपस्थिति में एथीन का बहुलकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा समझा जा सकता है। श्रृंखला प्रारंभिक पद ये इस प्रकार से है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसे आप याद नहीं कर सकते, गलती कर लेंगे। यहाँ पर 1 2 6 का आपको 5 लिखा जाएगा, पूरा पूरा इस प्रकार से काट देगा इसको, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। आपको इसको अच्छे तरीके से बनाना नहीं आता है तो छोड़ देंगे, अगर बनाना नहीं आता है इस प्रश्न को पूरा का पूरा छोड़ देंगे, हम दूसरा कोई प्रश्न बना देंगे, क्योंकि ये डबल ऑप्शन होता है, 2 में से आपको 1 बनाना होता है, इस प्रकार से डबल ऑप्शन होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। और आगे देखिए श्रृंखला संचरण पद, अगर इसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से बना लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं बनाते तब भी कोई बात नहीं है। 7वां प्रश्न देखिए, रबर के वल्कनीकरण के मुख्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है उत्तर में, प्राकृतिक रबर नरम व मुलायम होता है। जब प्राकृतिक रबर क्या होगा वो नरम होगा और मुलायम होता है। रबर के वल्कनीकरण करने पर द्रवबंधों की अभिक्रियाशील स्थितियों पर सल्फर तिर्यक बंध बनता है और इस प्रकार रबर जो होता है वह कठोर हो जाता है। क्या कहता है, रबर कठोर हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि बिना डॉक्टर के परामर्श लिए, हम बिना डॉक्टर से पूछे बिना परामर्श लिए दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए, दवाइयाँ को हम क्यों नहीं लेते। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका उत्तर हो गया कि औषध विशेष लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया के लिए, औषध विशेष लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया के लिए अभिकल्पित की जाती है, जिससे इनके द्वारा दूसरे लक्ष्यों पर पार्श्व प्रभाव की संरचना न्यूनतम हो। इससे पार्श्व प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। यदि उपयुक्त औषधि न ली जाए तो औषध का जो पार्श्व प्रभाव होता है वो अंततः औषध को डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, डॉक्टर से पूछ कर ही लेनी चाहिए। और आगे देखते हैं 9 नंबर की प्राकृतिक रबर की उत्पत्ति कैसे होती है। प्राकृतिक रबर की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके संगठन को लिखे। इसके संगठन को भी आपको लिखना है कि प्राकृतिक रबर की उत्पत्ति जो होती है वह कैसे होती है। देखना है प्राकृतिक रबर के पेड़ से प्राप्त की जाती है। कहाँ से, प्राकृतिक रबर जो होते हैं वो रबर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। रबर के पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध जैसा तरह का पदार्थ निकलता है जिसे लैक्टेस कहा है। चिंता मत करिए, 10 मिनट में ही आपको कवर करवा देंगे। इस लैक्टेस की अभिक्रिया एसिडिक अम्ल यानी CH3 सिडोलोएस से कराकर रबर प्राप्त कर लिया जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है, एग्जाम में आएगा, जो आपका प्राकृतिक रबर होगा वह किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का होता है। इस प्रकार से आइसोप्रीन की संरचना यह प्राकृतिक रबर की संरचना है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न जो है 10 नंबर, प्राथमिक और द्वितीयक संरचना प्रोटीन के लिए भिन्न है। प्राथमिक और द्वितीयक संरचना है जो वो प्रोटीन के लिए भिन्न है, कैसे, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखना कैसे है, लिखना आपको प्रोटीन में एक अथवा अनेक क्या है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती है। प्रोटीन में एक अथवा अनेक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो उपस्थित हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। यह क्रम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचनाएं बनाती है, जैसे कि वॉल हीज, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। यह 2 विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती है। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लेटेड शीट और संरचना, ये सब ध्यान रखिएगा ये सब बातों को। नेक्स्ट आते हैं कलर, ठीक है ना, ये आपका देखिए ये कलर है, नहीं लाल ही ठीक चले, लाल या को रहने देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 11वां प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड से आप क्या समझते हैं। RNA के 4 उपयोग लिखे। न्यूक्लियोसाइड से आप क्या समझते हैं, जो RNA के 4 उपयोग लिखे। ये तो शायद बताए थे ना, नहीं चलिए इसको समझ ही लेते हैं। हाँ ये बताया था, छोड़िए इसको। आगे देखते हैं 12 नंबर, औसत एंजाइम से आप क्या समझते हैं। औसत एंजाइम से आप क्या समझते हैं, तो औसत एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। औसत एंजाइम क्या करता है, जो औसत एंजाइम जो क्रियाशीलता होती है उसको कम कर देते हैं ये। और देखिए ऐसे औसत एंजाइम रोधक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रोधक, अर्थात एंजाइम संदमक कहलाते हैं। अगर पूछेगा संदमक क्या कहते हैं, ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ऐसी औसत एंजाइम की बंधनी सतह को अवरुद्ध कर सकती है और क्रियाधार के आबंधन में रुकावट डाल सकती है, अर्थात ये एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकती है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए आपका 13वां प्रश्न की ताप सुदगड्य और ताप बहुलकों को प्रत्येक के 2 उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। ताप सुदृढ़ बहुलक यह रेखीय या किंचित शाखित लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं जो बार बार गर्म होने से मृदुल और ठंडा करने से कठोर हो सकने में असमर्थ होते हैं। इन बहुलकों के अंतराणविक आकर्षण बल प्रत्यास्थ बहुलकों को रेशों में मध्यवर्ती होते हैं। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीवाइलन आदि के उदाहरण होते हैं। ताप सुदृढ़ बहुलक या बहुलक तिर्यक वृद्धि या अत्यधिक शाखित अणु होते हैं।
जो सांचों में तापान से विश्रांत तिर्यक बंधे हो जाते हैं या दोबारा दुर्गलनीय बन जाते हैं, इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन आदि इसके उदाहरण है। तो ध्यान रखना है। अब आइए अगला प्रश्न है 14 और 15, दो ही प्रश्न बचे हुए हैं और ये भी आपको क्लियर करा ही देंगे। देखिए 14वां नंबर प्रश्न की प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक क्या है। प्रत्येक बहुलक के लिए उदाहरण भी आपको लिखना है कि प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक क्या है। तो प्राकृतिक से प्राप्त बहुलक को हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जो प्राकृतिक से नेचर से जो प्राप्त बहुलक होते हैं उसको हम प्राकृतिक बहुलक कहेंगे, और ये अधिकांशतः जानवरों में और वनस्पति स्रोत में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। और मानव निर्मित बहुलक अर्थात जो बहुलक प्रयोगशाला में तैयार कर जाते हैं उसे हम कृत्रिम बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और नायलॉन इसके उदाहरण है। आपका ऑब्जेक्टिव में आता है ज़्यादातर ये। 15वां प्रश्न को देखिए, कृत्रिम रेशा मजबूत होता है जबकि रबर मुलायम होता है, क्यों? क्योंकि कृत्रिम रेशा होता है वो मजबूत होता है, लेकिन जो आपका रबर जो होता है वो मुलायम क्यों होता है? तो आखिरी प्रश्न है, चलिए इसको समझेंगे। ऐसा इनकी संरचना के कारण होता है। रेशा के अणु एक दूसरे के निकट समांतर रूप से परिबद्ध होते हैं तथा अंतर आणविक बल द्वारा इनके अणु आपस में बंधे होते हैं, जिसके कारण कृत्रिम रेशा काफ़ी मजबूत होता है। रबर के अणुओं में घुमावदार विन्यास होता है तथा इनके अंतर आणविक बल जो होते हैं वह कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण रबर मुलायम होता है तथा इसके अणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या फिर फिसल जाते हैं। तो ये था आपका 15 नंबर प्रश्न, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।